तो आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में अपन ने वेव्स के बारे में, साउंड वेव के बारे में कुछ पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था देखो वापस से बताता हूँ फटाफट से। यहाँ पे ये तो जनरलाइज मैंने वेव के बारे में पढ़ाया था। फिर साउंड वेव में क्या था, इक्वेशन, स्पीड ऑफ साउंड वेव, इंटेंसिटी, लाउडनेस, सुपरपोजिशन, डॉपलर इफेक्ट, ये पढ़ने वाले थे। बेसिक अपन ने साउंड वेव का इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था। यहाँ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, प्रेशर इक्वेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करा दिए थे मैंने। ठीक है, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना था, ये जो पी है वो चेंज इन प्रेशर होता है, वो ठीक है, प्रेशर नहीं होता है। और पी नोट को अपन प्रेशर एम्पलीट्यूड बोल देते हैं और एस नोट को डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखो, मैं वापस से एक डेरिवेशन करा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। ठीक है ना। तो क्या है देखो अपना डेरिवेशन नहीं सॉरी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाऊंगा। रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को अपन ने नाम दिया है बेटा एस नोट, एंड प्रेशर एम्पलीट्यूड, जो प्रेशर एम्पलीट्यूड को बेटा नाम दिया है अपन ने पी नोट। ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। अब जो इक्वेशन जो है ना, वैसे अपन जो ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन देते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पे क्या है ना, वाइब्रेशन वाई डायरेक्शन में तो हो नहीं रही, ये जो वाइब्रेशन है ये तो वाई डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं, तो ऐसा तो यहाँ है नहीं। इसलिए अपन यहाँ इक्वेशन इस टाइप से दिया जाता है। जो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है ना मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है अपन इस टाइप से लिखते हैं, एस इक्वल टू एस नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे जो एस नोट है इसको बोला जाता है बेटा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। अगर सिंपल डिस्प्लेसमेंट ना लिखे और सिंपल एम्पलीट्यूड लिख दें तो भी आपको समझ जाना है कि ये जो एम्पलीट्यूड में कौन से एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, ऐसी जो अपन प्रेशर की इक्वेशन लिखते हैं बेटा, मैंने प्रेशर वेरिएशन वाला इक्वेशन में बताया था आपको। प्रेशर वेरिएशन इक्वेशन जो लिखूँगा, प्रेशर वेरिएशन जो इक्वेशन लिखा जाएगा उसमें पी लिखते हैं छोटू पी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ प्लस पाई बाई टू और लिख देना है। ऐसे ये जो पी नोट आया ना बेटा, इस पी नोट को अपन नाम देंगे क्या, प्रेशर एम्पलीट्यूड। और प्रेशर एम्पलीट्यूड जो है ये तो प्रेशर है ना एक तरीके का, तो प्रेशर है तो इसका यूनिट अलग होगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये वाले का यूनिट होगा मीटर। तो आप अगर सिंपल कभी भी एम्पलीट्यूड लिखा है ना तो आप यूनिट से भी पहचान सकते हो। ठीक है, और यूनिट नहीं दिया गया और एम्पलीट्यूड लिखा है, इसका मतलब आपको समझ जाना है सिंपल एम्पलीट्यूड है वो, इसका मतलब वो एस नोट है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा डायरेक्टली आपको इस टाइप से दे दिया जाएगा कि यहाँ पे केवल एम्पलीट्यूड है, यहाँ क्या लिखा होगा बस एम्पलीट्यूड, यहाँ लिखा होगा बस, यहाँ केवल लिखा होगा एम्पलीट्यूड। तो ये केवल एम्पलीट्यूड लिखा है ना, तो पहला या तो आप यूनिट से पहचान लो, आइडेंटिफाई फ्रॉम यूनिट्स। अगर वहाँ से नहीं पता लग रहा है तो ये एस नोट होने वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर नहीं पता लग रहा है ना तो ये क्या हो जाएगा फिर अपना एस नोट, ध्यान रखिएगा। एम्पलीट्यूड जो है, अगर मान लो क्वेश्चन में बोल दिया जाए एम्पलीट्यूड जो है 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो आपको पता लग जाएगा वो प्रेशर एम्पलीट्यूड है। और एम्पलीट्यूड 30 मीटर है तो बोल दिया जाए, आपको पता लग जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। कभी कभी ऐसा बोल दिया जाए कि ये जो एम्पलीट्यूड है ना वो दिया है अननोन एक्स और एम्पलीट्यूड लिखा है कभी, तो आपको समझ लेना वो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो कहानी क्लियर करते हैं जरा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करा देता हूँ। ये फॉर्मूला, अच्छा अभी रिलेशन तो लिखा ही नहीं, रिलेशन क्या है देखो, रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखना है बेटा। पी नोट जो होता है ये होता है बीटा एस नोट के, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जगह रिलेट करेगा चीज़ों को। ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये जो डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन लिखी है ना मैंने, इसको y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वाली इक्वेशन ही है बेसिकली है, बट ये ट्रांसवर्स वेव नहीं है ना, इसलिए मैंने y नहीं लिख के अपन ने s की टर्म में लिख लिया। अब x भी नहीं लिख सकते, x इसलिए नहीं लिखा जा सकता क्योंकि x जो है वो kx वाली टर्म में ऑलरेडी आ रहा है ना, इसलिए अपन x भी नहीं लिख सकते बेटा। क्लियर है, तो फॉर्मूला याद रहेगा आई थिंक सभी को, पी नोट इक्वल टू बीटा एस नोट के। ठीक है, याद रख लेना है, डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, डेरिवेशन डिस्प्लेसमेंट से प्रेशर वेव का इक्वेशन और ये एम्पलीट्यूड, इसका डेरिवेशन आपको नॉर्मली बुकलेट वगैरह में कोई भी रेफरेंस बुक में मिल जाएगा, इसलिए इसकी ज़रूरत भी नहीं है वैसे, है ना। ठीक है, जो बच्चा एडवांस लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो देख सकता है और आराम से उसको समझ में भी आना चाहिए अगर आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा,
फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या है देखो अपने पास क्वेश्चन लिखता हूँ। ए साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ, जो साउंड वेव का वेवलेंथ दिया है वो 40 सेंटीमीटर है, हवा में आगे बढ़ रही है, ट्रेवल्स इन एयर, ठीक है, एयर में आगे बढ़ रही है वेव। तो अब क्या होने वाला है देखो, इफ द डिफरेंस between the maximum and minimum pressure, जो है ना, उन दोनों का डिफरेंस दिया है आपको एट ए गिवन पॉइंट, ये है 2 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये प्रेशर का डिफरेंस आई है। तो फर्स्ट क्या फाइंड करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर एम्पलीट्यूड, फाइंड pressure amplitude and डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, दोनों एम्पलीट्यूड पता करना है आपको, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, सोल्व कर लेते हैं जरा क्या होगा। तो सोल्व करता हूँ जरा, तो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये एक ही क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम प्रेशर माइनस मिनिमम प्रेशर दिया है आपको, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर ये दिया 2 × 10⁻³ ये न्यूटन पर मीटर है स्क्वायर है। अब आपको पता है मैक्सिमम प्रेशर क्या होता है, PATM प्लस P0, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। और मिनिमम प्रेशर भी होता है अपना PATM माइनस P0 इक्वल टू 2 × 10⁻³, ठीक है। तो PATM से PATM तो गायब हो जाएगा, ये PATM से PATM गायब हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ P0 इक्वल टू 2 × 10⁻³। तो पहला आंसर तो आ गया मेरे पास, P0 जो आएगा ना वो 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। पहला आंसर तो आप लोगों का भी आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म देना भूल गया मैं, एक टर्म दे देता हूँ जरा। क्या है क्वेश्चन में, बल्क मॉडुलस दिया है एयर का। बल्क मॉडुलस ऑफ एयर जो है ना वो क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी है। तो मैं कैसे लिखूँ उसको, ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, यहाँ पे है ना, यहाँ लिख देता हूँ बीटा एयर के लिए जो बीटा है ना, बल्क मॉडुलस बीटा आप सबको पता होगा, ये होता है 1.4 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने यहाँ शायद लिखा है नहीं, वैसे तो आपको सबको पता ही है कौन सी टर्म किसको रिप्रेजेंट करे। ये तो प्रेशर एम्पलीट्यूड हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट, ये बल्क मॉडुलस होता है। बीटा जो है ना वो बल्क मॉडुलस है, और के जो है वही एंगुलर वेव नंबर जो k 2π/λ लिखते हैं ना अपन, वही वाला के, ये एक्स का कोफिशेंट, ठीक है। क्लियर है कहानी। तो अब शायद आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन हो जाए। तो क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा गया है, दूसरे वाले में डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बताना है कि मुझे ये जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए P0 इक्वल टू बल्क मॉडुलस S0 के, ये फॉर्मूला लगा दूँ। तो P0 मेरे पास आया 10⁻⁻³, बल्क मॉडुलस का वैल्यू मैंने दिया आपको कितना, 1.4 × 10⁻⁵, ठीक है। S0 पता करना है, और वेवलेंथ दिया है के का वैल्यू पता लग जाएगा 2π/λ,
लेमडा से लेमडा दिए 40/100, सोल्व करते रहना है इसको। यहाँ से सोल्व करोगे तो आप एस नॉट आ जाएगा 4.54 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, मतलब बहुत छोटे छोटे से वाइब्रेशन होते हैं ये, कोई इतने खास वाइब्रेशन नहीं है। 10⁻10 मीटर का मतलब बहुत छोटे छोटे से वाइब्रेशंस ये हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सोल्व कर लेना ज़रा कैलकुलेशन। ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। बल्क मॉडुलस का वैल्यू 1.4 रख लेना। सॉरी, चलो आगे बढ़े। तो ये वाला एक पैटर्न था। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, देखो अब आ जाते हैं अपन स्पीड ऑफ साउंडिंग में। तो क्या है, देखो साउंड वेव का स्पीड कैसे लिखना होता है और क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट हेडिंग अपना, स्पीड ऑफ साउंड वेव, मतलब साउंड वेव जो है कितना स्पीड से आगे भागती है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं ज़रा। पहले तो जो है साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, मतलब मीडियम की ज़रूरत होगी। अब मीडियम तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अलग अलग मीडियम में साउंड का स्पीड भी अलग अलग होगा। तो क्या है, देखो पहले जो है मैं साउंड वेव का स्पीड जो है सॉलिड मीडियम में लिखता हूँ। ठीक है, इन सॉलिड मीडियम, और ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान है, बदल नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखते हैं ये लिखते हैं यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। अब आपको दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ना वो याद रख लेना है बस। ठीक है, यहाँ वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ मीडियम। वाई जो है अपना ये यंग्स मॉडुलस हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ मीडियम, एंड रो जो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मीडियम। जिस भी मीडियम में आगे बढ़ रहा है ना साउंड, उसका डेंसिटी ऑफ मीडियम हो गया। क्लियर है, तो ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, जो भी यंग्स मॉडुलस होगा, यंग्स मॉडुलस जैसे अपन ने वहाँ पे पढ़ा था ना, वहाँ अपने पास √T/μ था। वहाँ क्या था, √T/μ। अगर आप बोलो तो हिंट भी दे देता हूँ, देखो इस टाइप से, डेरिवेशन नहीं है। टी, इसको रो को म्यू को क्या लिखा जा सकता है, रो इंटू ए। ये मैं बहुत बार समझाया हूँ आपको। तो ये जो टी अपॉन ए स्ट्रेस आया, और स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन सेम होता है, तो डायमेंशन के बेसिस पे बता रहा हूँ, ये कोई डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, T/रो को स्ट्रेस लिख दूँ, स्ट्रेस को यंग्स मॉडुलस, तो y/रो अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कोई डेरिवेशन नहीं है, प्रॉपर डेरिवेशन। और अब प्रॉपर डेरिवेशन आपको याद भी नहीं करना। ठीक है, आप तो डायरेक्ट याद रखो बस। ठीक है, ये y/रो ये तो हो गया अपने कहाँ पे बेटा, सॉलिड में। ऐसे लिक्विड और गैस भी हो सकते हैं, तो मैं उनको फ्लूइड लिख देता हूँ डायरेक्ट, इन यूनिफॉर्म फ्लूइड। ठीक है, ये भी जो है फ्लूइड, जो फ्लूइड होंगे ना, फ्लूइड का मतलब आप समझते ही होंगे, ये भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। फ्लूइड का मतलब लिक्विड और गैस दोनों। ठीक है, ये लिक्विड भी है एंड गैस, दोनों को मिला के अपन फ्लूइड बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला लिखना है ना साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव, तो इस फॉर्मूला में आपको ऊपर में जो यंग्स मॉडुलस लिखा था, यहाँ पे आपको बल्क मॉडुलस कर देना है बस। यहाँ क्या कर देना है, बल्क मॉडुलस, जो स्पीड ऑफ साउंड वेव, यहाँ √ओवर बल्क मॉडुलस अपॉन रो। ठीक है, ध्यान रख लेना ये भी, क्योंकि इस फ्लूइड के लिए जनरली अपन बल्क मॉडुलस लिखते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा फ्लूइड में बल्क मॉडुलस का बार बार यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। बीटा जो है यहाँ बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम हो जाएगा। बीटा को क्या लिख देंगे अपन, बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम, एंड रो जो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले याद कर लेना बेटा, अच्छे ये दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन बनाए जाते हैं जनरली। और जनरली जो साउंड होता है ना बेटा, वो एयर में ही चलता है। अपन तो एयर, हवा की बात करेंगे ना ज़्यादा। कोई मैं आयरन में जाके तो कोई एक्सपेरिमेंट करूँगा नहीं कि साउंड कितनी देर में सुनाई दे रहा है। ठीक है, वैसे आयरन के अंदर अपन अपने कान को ले भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो अपन जनरली कहानी ये ज़्यादा से ज़्यादा अपन सॉलिड में तो कर नहीं पाएंगे। अगर साउंड को चला सकते हैं तो अपन गैस में, और गैस के साथ साथ लिक्विड में भी चला सकते हैं, पानी में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने। यहाँ फॉर्मूले थोड़े ज़्यादा बनेंगे, ध्यान रखना। तो दो फॉर्मूले हो गए, सॉलिड के केस में यंग्स मॉडुलस लिखना है,
और फ्लूइड, फ्लूइड बोले तो लिक्विड और गैस के केस में बल्क मॉडुलस लिखना है, ठीक है। अब एक भाई साहब थे न्यूटन, जो कि यहाँ भी आ गए, ठीक है, यहाँ भी इन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है। तो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो जो साउंड आगे बढ़ रहा है ना, तो न्यूटन ने ऐसा मान लिया कि जब साउंड आगे बढ़ता है ना बच्चों, तो टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे साउंड में यहाँ से बोल रहा हूँ और आप तक सुनाई दे रहा है, ठीक है, या फिर अपन क्लास में बैठे हो, जैसे अभी तो यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ गई है, साउंड लाइट वेव में कन्वर्ट होकर सिग्नल में आपके पास तक हुआ। जैसे अपन क्लास में बैठे, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, तो जब साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है ना, तो न्यूटन ने ऐसा मान लिया, कोई डेरिवेशन नहीं, कोई प्रूफ नहीं, ऐसा मान लिया उसने, यार साउंड जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना, तो मीडियम के टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, और मीडियम के टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो उसने मान लिया जो साउंड ट्रेवल कर रहा है, साउंड जो ट्रेवल कर रहा है वो प्रोसेस जो है उसने मान लिया आइसोथर्मल, क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या अज्यूम कर लिया, न्यूटन्स ऊपर एक ऊपर जो है ना स्पेलिंग गलत लिख दिया, आप करेक्ट कर लेना। न्यूटन अज्यूम propagation of sound through a gaseous medium to be an isothermal, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस मान लिया उसने। और आपको पता है गैस के लिए जो है अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो है बल्क मॉडुलस होता है बीटा, ये होता है प्रेशर के बराबर, ठीक है। बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है, प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से जो स्पीड निकल के अपने पास आएगी बल्क मॉडुलस अपॉन रो इक्वल टू ये हो जाएगा पी बाई रो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पी जो है प्रेशर है और रो जो है डेंसिटी है। तो ये तो न्यूटन की कहानी होगी। अब न्यूटन की कहानी, न्यूटन ने ऐसे हवा में बोल दी बातें, कोई डेरिवेशन तो था नहीं उसके पास। तो बाद में जो ये कैलकुलेशन की गई ना, तो ये जो कैलकुलेशन यहाँ से जैसे नॉर्मल प्रेशर पे, और ये प्रेशर जो है ना, नॉर्मल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है, डेंसिटी आपको पता है। यहाँ पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा ना, जैसे प्रेशर मुझे पता है 10⁵ आता है, हवा का जो डेंसिटी होता है वो 1.23 के आजू बाजू, ठीक है, 1.23। तो ये जो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आ रही है मेरे पास, ये आती है 2, यहाँ से ये आ रही है अपने पास कितना 280 मीटर पर सेकंड की अप्रोक्स आती है, ठीक है, करके देख लेना जरा आप लोग। तो ये जो कैलकुलेशन आ रही है, अब ये थ्योरेटिकली तो जो न्यूटन ने बता दी, ठीक है, थ्योरेटिकली तो क्या हो गया बेटा, न्यूटन ने बता दी, बट ये एक्सपेरिमेंटली जो है ना मैच नहीं कर रही थी, किससे, जो ओरिजिनल स्पीड होती है ना उससे मैच नहीं कर रही थी। तो फिर ऐसी सिचुएशन में इसको करेक्ट किया गया, ठीक है। ये जो स्पीड आ रही है, ये जो प्रैक्टिकली मेजर किया गया, ये उससे डिफरेंट आ रहा था, ठीक है, जो एग्जैक्ट वैल्यू थे, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ आगे, फिर अपन इसमें करेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, ये जो वैल्यू आ रही है ना, दिस वैल्यू इज सम लेस देन एक्सपेरिमेंट या मेजर्ड लिख देता हूँ। अब ये जो मेजर्ड हुआ है ना, ये तो एक्सपेरिमेंटली हुआ होगा, मेजर्ड स्पीड ऑफ साउंड इन हवा में एक्चुअल में जो वैल्यू होती है ना वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। दिस वैल्यू इज समवॉट लेस देन मेजर्ड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आके दिक्कत आ जाती है। तो फिर एक नया साइंटिस्ट आता है जिसने इसको करेक्ट किया, देन लाप्लास
suggested the correction, Laplace suggested the correction। तो वो करेक्शन क्या है, उसको नाम देते हैं लाप्लास करेक्शन। क्या नाम देते हैं, लाप्लास करेक्शन। तो लाप्लास करेक्शन क्या है, देखो लाप्लास करेक्शन। तो ये जो करेक्शन है ना, उसने बोल दिया भाई कि जो साउंड है वो एक, जैसे भी मैं, अगर आप लोग क्लासरूम में बैठे होते और मैं कुछ भी आपको पढ़ा रहा होता तो आप सब तुरंत से मेरी बात को सुन लेते क्या, मेरी बात जो भी मैं कॉन्सेप्ट समझा आपको तुरंत से समझ में आता, तुरंत से आप लोग सुन भी लेते। इसका मतलब जो लाप्लास ने बोल दिया कि जो साउंड प्रोपागेट हो रहा है ना, ये तो बहुत फास्ट प्रोसेस है, और फास्ट प्रोसेस मतलब एडियाबेटिक। तो लाप्लास ने मान लिया कि जो ये प्रोसेस है ना, ये तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है ना। साउंड प्रोपागेशन जो है आइसोथर्मल नहीं होके एडियाबेटिक है। क्यों, क्योंकि ये तो फास्ट है, ठीक है ना। तो उसने क्या बोल दिया लाप्लास ने, प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन अ गैस is not an isothermal but an adiabatic process। ठीक है, ये तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, और चाहो तो आप लिख भी लेना, फास्ट प्रोसेस है ना, साउंड वाला जो है फास्ट प्रोसेस है, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया, ठीक है। अब जो एडियाबेटिक का इक्वेशन तो होता है पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। गामा को आप लिख सकते हो सी पी अपॉन सी वी या 1+2/f, ठीक है। ये अपन ने कहाँ पढ़ा था बेटा, ये पुरानी कहानी है थर्मल फिजिक्स की। तो यहाँ पे आपको पता होगा जो इसका बल्क मॉडुलस लिखते हैं वो तो गामा पी के बराबर आता है। तो जो साउंड का स्पीड आ गया √ओवर गामा पी अपॉन रो आ गया। अब यहाँ से √ओवर गामा पी अपॉन रो लिखोगे ना, तो ये वाली जो स्पीड है वो प्रैक्टिकल स्पीड के लगभग बराबर आ रही है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये करेक्ट माना गया, और यही आपको याद रख लेना है, ठीक है, जो साउंड वाला है। अब आपको ये बल्क मॉडुलस मैंने सब कुछ वहाँ पढ़ा रखे हैं आपको थर्मल फिजिक्स में, मैंने बल्क मॉडुलस समझाया था कि आइसोथर्मल का पी होता है, आइसोबेरिक का 0 होता है, आइसोकोरिक का इनफाइनाइट होता है, पॉलीट्रोपिक का MP होता है, ठीक है, ऐसे एडियाबेटिक का गामा पी, आइसोथर्मल का ओनली पी। तो ये आप वहाँ से देख लेना, अगर नहीं पता हो तो याद रखना है वैसे भी आपको, ठीक है ना। तो ये अपने पास लाप्लास ने करेक्ट होकर अपने पास फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से लाप्लास करेक्शन में एक चीज़ लाप्लास ने करेक्ट तो कर ही दिया, बट एक चीज़ और ध्यान रख लेनी है, गामा तो पता लग गया, पी जो है प्रेशर हो गया, रो डेंसिटी हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं यहाँ पे जो p/रो आया ना, इस p/रो को गैस के लिए मैंने 2 फॉर्मेट और बताए थे। इसकी जगह मैं RT अपॉन मोलिकुलर वेट भी लिख सकता हूँ और kT/m भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसे ये वाले रिलेशन भी यहाँ पे यूज़ करके हेरा फेरी की जा सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। अब आपको पता है कि जो गामा है ना बेटा, थोड़ा आगे समझते हैं, ठीक है। आपको पता है जो गामा का वैल्यू होता है, गामा का वैल्यू मैंने बताया होगा कि 1 से तो ज़्यादा ही होता है, गामा का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, बट ये 2 से कम भी होता है, ठीक है। ये पहले भी बताया होगा, अभी भी समझ सकते हो आप। देखो 1+2/f है, गामा का वैल्यू यहाँ से देखो 1+2/f है, क्या मतलब 1 से तो ज़्यादा ही होगा, 1 से तो ज़्यादा होगा, ठीक है। और 2 से कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि f का मिनिमम वैल्यू ही 3 होता है, ठीक है। 2 तब आता है ना जब f 2 हो पाता, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो गामा का वैल्यू 2 से कम है, 1 और 2 के बीच में। और आपने थर्मोडायनेमिक्स में देखा होगा कि जो एवरेज स्पीड आती है, सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, RMS स्पीड लेता हूँ। तो RMS तो आती है √3 RT अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है। ऐसे एवरेज जो आती है वो आती है 8/π RT अपॉन मोलिकुलर वेट। ऐसी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो आती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आती है वो यहाँ आती है 2 RT अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है। और इन सब में अपन ने रिलेशन भी लिखा था कि सबसे कम तो MP होती है, देन एवरेज आती है, और देन RMS आती है। ये तो अपन ने पहले समझ लिया था, बट यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे जो मेरे पास साउंड का स्पीड आया है, साउंड का स्पीड में तो यहाँ गामा RT अपॉन मोलिकुलर वेट लिखा जा सकता है। तो मुझे पता लगा गामा का वैल्यू तो 2 से तो छोटा है, तो साउंड का स्पीड तो यहाँ आएगा, ठीक है।
मतलब साउंड तो जो है सबसे छोटा आता है इन सभी से, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्लियर है, कि जो साउंड है, साउंड का स्पीड जो है किसी टाइप से बदलेगा, तो ये अपन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करते चलना है आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, बड़ा आसान सी चीज़ें होगी। जैसे टेम्परेचर दे दिया जाए, टेम्परेचर दे दिया जाए, गैस का नेचर दे दिया जाए। जैसे गैस के बारे में बोल दिया जाए आपको, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस लिखते ही गामा का वैल्यू पता लग जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट पता लग जाएगा, आर का वैल्यू ऑलरेडी पता है, टेम्परेचर दे दिया जाए तो अपन साउंड का स्पीड पता कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इससे रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल भी करवा देता हूँ आपको, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखनी है कि जो मॉलिक्यूलर वेट रखोगे ना बेटा आप, मॉलिक्यूलर वेट जो रखना है आपको, वो किस में रखना है मॉलिक्यूलर वेट को, जो मॉलिक्यूलर वेट जो है उसको 10⁻³ लगाना, वरना आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, फिर सॉल्व करूँगा। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस H2 एट टेम्परेचर T, ठीक है। if the speed of sound in O2 gas is 450 मीटर पर सेकेंड एट दिस टेम्परेचर, यही सेम टेम्परेचर पे अगर ऑक्सीजन गैस ले लो ना, तो 450 टेम्परेचर आ रहा है इसका, 450 वेलोसिटी आ रही है। तो ज़रा ध्यान लगा के क्वेश्चन को सोल्व करो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करो जल्दी से, क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। वीडियो पॉज करो, 2 मिनट का टाइम लो, आराम से सोल्व करिए, कोई ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी। तो आपको पता है बेटा वी क्या होता है, गामा RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। दोनों गैस के लिए गामा सेम होगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों ही क्या है, डायटोमिक है, ठीक है, या लीनियर स्ट्रक्चर वाली गैस है, तो दोनों का गामा सेम होगा, तो गामा सेम आ गया, तो प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर मॉलिक्यूलर वेट ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो अपना जो आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा देखो, स्पीड का v, जिसे मुझे चाहिए स्पीड ऑफ साउंड, जिसे ऐसे लिखता हूँ v 1 या H2O2, तो यहाँ जो ऊपर मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो ऑक्सीजन का आएगा, नीचे जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो हाइड्रोजन का आएगा। अब अगर ये वाले मॉलिक्यूलर वेट में ना ऐसा भी कर दोगे ना, अब तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 10⁻³ भी नहीं भी लगाओगे तो भी आंसर बाई चांस सही आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और आप लोग जो है बाकी और क्वेश्चन में ऐसा मत करना, और क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो VH2 ये वैल्यू आ गई 16 का रूट लगाओगे तो 4 आ जाएगा, तो VH2 अपॉन नीचे दिया है ऑक्सीजन का 450, ये 4 आ गया, तो अपना आंसर आ गया। हाइड्रोजन गैस का जो स्पीड आएगा ना, यही सेम टेम्परेचर पे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ रहा है 1800 मीटर पर सेकेंड, यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, नोट कर लो ज़रा वीडियो पॉज करके। अच्छा, अब कभी कभी क्या होगा बच्चों, एक नोट लगा के भी लिखवाता हूँ, ये तो वीडियो पॉज करके नोट करते रहना आप, है ना, नोट लगा के क्या लिखवा रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है बेटा, 2 गैस का मिक्सचर दे दिया जाएगा, गैस 1 और साथ में गैस 2 दे दिया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे साउंड आगे बढ़ रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ ऐसी सिचुएशन में जो है साउंड आगे बढ़ रहा है, जैसे यहाँ भोंपू लगा दिया अपन ने, ये भोंपू से अभी ये साउंड आगे बढ़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अपन जो साउंड का स्पीड लिखेंगे ना, साउंड का स्पीड, तो यहाँ पे जो गामा, यहाँ मिक्सचर का गामा लिख देना है, RT अपॉन यहाँ मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट भी लिख देना है, ठीक है।
अब ये मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट और ये सब मैंने थर्मोडायनेमिक्स में आपको बता रखे, बट मुझे पता है आप लोग भूल गए होंगे। तो मिक्सचर का जो मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं ना, ये लिखते हैं N1 MW1 प्लस N2 MW2 अपॉन N1 प्लस N2। और ऐसे ही गामा मिक्सचर जो लिखते हैं CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर। ठीक है, तो ये आता है N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 CV1 प्लस N2 CV2। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट वाला पार्ट समझ देख लेना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले, तो वहाँ पे एक कहानी मैंने क्लियर कर रखी है आप लोग, मिक्सचर में क्या कहानी होती है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन भी कर लेते हैं ज़रा इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है देखो, ध्यान से देखना, एक मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, पहले यहाँ तक आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ साथ ही लिख लिया करो, क्योंकि अभी तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ ना साथ। तो क्या आपने क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मिक्सचर ऑफ 1 mole helium and 1 mole oxygen at 120 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा साथ साथ, अब ट्राई भी कर लो जरा वीडियो पॉज करके। अब मुझे यहाँ क्या करना होगा बेटा, क्वेश्चन सोल्व करूँगा तो मिक्सचर है, तो जो साउंड का स्पीड होगा यहाँ गामा मिक्सचर लिखना होगा, गामा मिक्सचर RT अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर, और इस टाइप से अपना आंसर निकालना। ठीक है, टेम्परेचर को केल्विन में पुट करना होता है हमेशा, ध्यान रखो, और आर का वैल्यू 25/3। अब गामा मिक्सचर आ जाए और मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर आ जाए तो अपना आंसर आ जाएगा क्या। ठीक है, तो चेक करते हैं ज़रा, पहले तो मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर निकालता हूँ। तो 1 इंटू हीलियम का मोलिकुलर वेट 4 इंटू 10⁻³ प्लस 1 ऑक्सीजन का 32 इंटू 10⁻³ अपॉन N1 प्लस N2 1 प्लस 1। तो यहाँ से मोलिकुलर वेट का जो मिक्सचर निकल के आता है मेरे पास में 32 प्लस 36 डिवाइड बाई 2 18 इंटू 10⁻³ kg पर मोल। ठीक है ना, ये इस टाइप से अपना मोलिकुलर वेट आ गया। ठीक है, अब मैं गामा मिक्सचर भी निकाल लेता हूँ। गामा मिक्सचर क्या आ जाएगा देखो, यहाँ से अगर गामा मिक्सचर निकालूंगा ना तो N1 CP1 N2 CP2 N1 CV1 N2 CV2। आप लोग खुद से भी ट्राई करो, मेरा वेट मत करते रहो, मैं सॉल्यूशन देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, एक चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, तो CP और CV के फॉर्मूले में आपको ये भी पता होगा, जो CV होता है वो तो F/2R होता है, और जो CP होता है वो F/2R प्लस R होता है। ठीक है, F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब पहले केस सपोज मैंने मान ली हीलियम, हीलियम का मोल तो 1 हो गया, तो हीलियम के लिए आ जाएगा 3/2R प्लस R। ठीक है, दूसरी गैस ऑक्सीजन, तो ये आ गया 5/2R प्लस R, और नीचे 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 3/2R 1 इंटू 5/2R। ठीक है, यहाँ F/2R लिखना होंगे। तो गामा मिक्सचर जो निकालूंगा ना, ऊपर से सोल्व करूँगा, तो ऊपर से सोल्व करने में कितना आ रहा है 3/2 5/2R, तो ये हो गया प्लस 7/2R, ये हो गया अपन 3/2R प्लस 5/2R। R और 2 गायब हो जाएगा, तो 5 प्लस 7 ऊपर बचेगा, 3 प्लस 5 नीचे बचेगा। तो गामा मिक्सचर जो आ गया ना, ऊपर ऐड करोगे तो 12 और नीचे ऐड करोगे तो 8। सही है ना। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये आ रहा है अपने पास 3/2। ठीक है, तो 3/2 आ गया बेटा गामा मिक्सचर। अब 3/2 आने के बाद क्या है देखो, साउंड का स्पीड निकालोगे ना, तो गामा मिक्सचर 3/2, R का वैल्यू 25/3, और जो टेम्परेचर लिखोगे ना, टेम्परेचर 127 प्लस 273, तो ये जो टेम्परेचर आ गया 273 ऐड किया ना आपने, तो 400 केल्विन आ गए, तो 400 अपॉन, और यहाँ पे जो आया था
18 इंटू 10⁻³ ठीक है। इसको सोल्व कर लेना तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं सोल्व नहीं कर रहा अब इसको, 3 से 3 कैंसिल आउट करना, बाकी कोई आसान नहीं है इसको सोल्व। ये कैलकुलेशन तो आसान नहीं लग रही मुझे, ये 3 से 3 तो गायब हो गया। ठीक है, और ये जो v आ जाएगा ना 400 का, तो ये 220 तो बाहर आ गया, 25 का 5 बाहर आ गया, और ये नीचे वाला गड़बड़ हो रहा है थोड़ा, ये 6 बाहर आ जाएगा ये, और एक 10 ऊपर से बाहर आएगा, और ऊपर में एक √10 बचेगा, और √10 का वैल्यू 3.14 के आजू बाजू लेते हैं। ठीक है, तो ये से आजू बाजू कैंसिल आउट करूँगा 2, और यहाँ से 2 से ये 10, तो आजू बाजू अपना 500 मीटर पर सेकंड के आजू बाजू इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, अप्रोक्स आंसर निकाला है मैंने। ठीक है बच्चों, तो आज वाले लेक्चर में मैंने साउंड की स्पीड के बारे में कुछ समझा दिया आपको। तो अगले लेक्चर में ना अपन इसके बारे में और कहानी समझेंगे। ठीक है, साउंड की स्पीड से रिलेटेड ही और भी कहानियाँ और भी न्यूमेरिकल्स अपन इसके करने वाले हैं। ठीक है, तो भी वाला लेक्चर तो यहीं पे क्लोज कर देता हूँ बच्चों में। ठीक है, तो अभी आपको अगले लेक्चर में क्या करना है, अगले लेक्चर में आपको जो है यहाँ से जितना भी अभी पढ़ाया ना मैंने, जितना भी अभी तक पढ़ चुके हैं अपन, इतने सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और ये मैं आपसे लाइव लेक्चर में पूछने वाला बेटा। ठीक है, क्योंकि जितने फॉर्मूले याद होंगे ना आपको, जितने फॉर्मूले आपको याद होंगे उतने सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हो। अगर फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं होने वाला। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले याद करो जितने ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो फॉर्मूले की। फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो फिर क्वेश्चन कहाँ से होगा यार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले याद करके रखो। अरे क्योंकि यहाँ पे साउंड वे में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी वाला लेक्चर यहीं क्लोज कर रहा हूँ बच्चों। थैंक यू।